गुड इवनिंग। स्वागत पुनः एक बार फिर से लीग आईएएस में। और लीग आईएएस अब आपके लिए जो है क्वेश्चन सीरीज ला रहा है। ये हमने बताया था कि जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी तो डिमांड के हिसाब से हम चलेंगे। अगर डिमांड नहीं होगी तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा इस पर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के साथ ही एक आध दिन के बाद जो है करंट अफेयर का भी जो है इसमें सीरीज आपको जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो लीग आईएएस और ये देखिएगा, ये चैनल है उत्तराखंड स्टडी हब। इसमें आपका जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है। देखिएगा, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ सबके एक ही तैयारी होगी। और इस बैच का नाम रखा है चयन योद्धा बैच, यानी परिणाम ही क्या होगी, पहचान होगी। यानी आपका जो अंतिम सिलेक्शन होगा वही लीग आईएएस या उत्तराखंड स्टडी हब की क्या है, पहचान है। और उसी को समर्पित होते हुए वो बैच भी शुरू किया गया है। आप अब कल से उसमें रेगुलर जुड़ सकते हैं क्योंकि वो अब आज से रनिंग हो चुका है। तो आज हम आपको ज्योग्राफी की थोड़ा सा जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समस्या जो आ रही है उसको जो है थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न लेके आए हैं, 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों को लास्ट तक देखा करें। आप लोग क्या करते हैं जो है थोड़ा सा देखा, उन्होंने कहा व्यूज बढ़ाने के लिए। मेरे को व्यूज का जो है कोई शौक नहीं है, या मेरे को कोई सब्सक्रिप्शन का भी शौक नहीं है। जो अपने स्टूडेंट हैं जो पहले पढ़ चुके हैं उनको इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का है। और चैनल में इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चनों को देखें, क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। जो वीडियो आ रही है वो पूरा देख लीजिए। व्यूज के लिए नहीं काम करते हम, ठीक है, हम क्या कंटेंट के लिए काम करते हैं। कंटेंट आपको पसंद आएगा तो उनको सारा की सारी चीज जो मैं देता हूं उसको आप एक बार क्या करिए, पूरा वीडियो देखिए, तब जाके आपको मजा आएगा। तब आप खुद ही जो है अगली वीडियोस को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो व्यू ही बढ़ाने के लिए नहीं, किसके लिए, अपने एग्जाम के महत्वपूर्ण बिंदु के लिए उसको क्या करिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलो, तो ये सीरीज अब हम जो है आपका क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के ज्योग्राफी में पूछे जा सकते हैं और कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये है, और इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन जो भी है, इसलिए मैंने क्या कहा था कि आप व्यूज के लिए काम मत करें। देखिए एक बार, अगर ये प्रश्न कहीं पर किसी बुक में आपको मिल जाए तो बात कीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये खुद जो है मैं प्रश्न को बनाता हूं, मेहनत करता हूं इस पर, तब जाके आपको क्या करा रहा हूं, उपलब्ध करा रहा हूं। इनमें क्या लगता है, कॉन्सेप्ट वाली क्या होंगी, चीजें होंगी। देखिएगा पहला क्या है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले इस स्टेटमेंट को पकड़ना है आपको। देखो प्रश्न करते समय पहली चीज ध्यान रखा करें कि भाई ऊपर प्रश्न में पूछा क्या गया है, सही पूछ रहा है। तो पहले हमें सही की पहचान करते हैं, फिर इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला देखो, अब ऐसे प्रश्न जब भी आए सही है या गलत है कह रहा है, तो पहले उस स्टेटमेंट को पकड़ो जो सही है, फिर उसके बाद सीधे ऑप्शन में आएंगे कि अगर वो सही है तो ऑप्शन से बात हो जाएगी। देखो जैसे पहला ये कह रहा है आग्नेय चट्टान परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं है। अब आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होती है। जो परतदार चट्टानें होती हैं वो होती हैं आपकी सेडिमेंट्री, और उस सेडिमेंट्री में ही क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। तो ये तो संभव है ही नहीं। तो एक तो देखो भैया नहीं है। अब देखो एक नहीं है तो देखिए सीधे ऑप्शन में आया करो। देखो गलत, ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है। हालांकि आंसर यहां से आपका सीधे ही निकल चुका है, आपको दो स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी नहीं। तो हमने क्या कहा था, या तो आपको सही चूज करना है या आपको गलत चूज कर लेना है। देखो आपने यहां से गलत स्टेटमेंट निकाल दिया तो वो सही पूछ रहा है, तो सही तो भैया एक एक हर ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही निकल गया। अब आपको चाहे पता है या नहीं है, पता होगा तो बढ़िया बात है। देखो आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बैथोलिथ और डोलोराइट क्या है, आग्नेय चट्टान के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो बैथोलिथ जो है ये आंतरिक ज्वालामुखी का पार्ट होता था, याद आ रहा होगा, आंतरिक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित शिलाकृति है। और डोलोराइट भी वही होता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, राइट शब्द लगता है, इसमें आप बहुत बार फंसे हुए हैं बच्चे। एक पूछता है डोलोमाइट, जो डोलोमाइट है और चूना प्रधान जो चूना पत्थर होता है, इसके सहयोग से जो है बनता है आपका सीमेंट। तो डोलोमाइट चट्टान ये अगर पूछा जाएगा तो ये औषधि के हो जाते हैं। और यही प्रश्न आपका उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा था प्रीलिम्स में कि डोलोराइट कौन सी चट्टान है। और अधिकांश बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े शिक्षक जो हैं और इस प्रश्न की व्याख्या गलत कर रहे थे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ेंगे तो जो प्रश्न होंगे उसमें तथ्यात्मक या कॉन्सेप्टल
कोई भी गलती नहीं हो सकती है, और जो आपने पढ़ रखा है आप जानते भी। डोलोराइट शब्द आएगा तो राइट इग्निशियस रॉक से है, माइट शब्द का प्रयोग होगा तो क्या होगा, अवसादी। और पूछा था डोलोराइट कौन सी है, तो सब लोग उसको बता रहे हैं कि अवसादी। अवसादी का माइट शब्द आता है उसके लिए। स्पष्ट। तो देखो पहला प्रश्न आपका निकल गया। अब देखो दूसरा प्रश्न, अब कह रहा है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और यहां क्या कह रहा है, यहां ध्यान रखिएगा, निम्न लिख दिया है उपरोक्त में से कौन से कथन फिर से कह रहा है, सही, फिर से सही देखना है आपको। अब यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूके ट्रिपल हो, तो क्वेश्चनों का नेचर यही है। और इस टाइप के प्रश्नों की आप क्या करिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। और प्रैक्टिस में लगातार आपको अब 10-10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो उससे आप क्या करिए, कंटिन्यूअस जुड़ा करें, ताकि आपके लिए क्या हो, एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब देखो यहां क्या कर रहे हैं, अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। अब स्टेटमेंट क्या है, कर रहे हैं, पहले ये माइंड में रहना चाहिए कि सही पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या सही है। देखो अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वृत्ताकार। स्टेटमेंट सही है। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोर्स तुरंत क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए। आजकल उसमें जो है 50% का क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। जो कोर्स आपका कितने का था, 3000 का था। अब 3000 में देखिए इतना सस्ता कोर्स आपके लिए आया हुआ है, उसमें भी अभी जो है 50% डिस्काउंट कर दिया है। तो ये अब मात्र आपको कितने में मिल रहा है, 1500 रुपए में मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लीजिए और क्वालिटी एजुकेशन पढ़िए, कम पैसे में क्वालिटी में। तो देखो पहली चीज क्या करा, अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है, पढ़ा है ऐसा नहीं, ये क्या होती है, वृत्ताकार होती है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहां देखो, यहां वृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार होती है, तो उल्टा स्टेटमेंट। अब फिर से पुनः आना है, देखो क्या करा है, सही है। देखो एक तो हट गया, ये गलत है। ये 1 2 3 है, ये भी हट गया है। अब बचे हैं देखो 2 3 और। अब इसकी बात करते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे, देखो देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः इनकी लंबाई में कमी आती है। वाह क्या स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, देशांतर रेखाएं जब हम ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः इनकी लंबाई में कमी आती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ओनली 3 आंसर है, यानी इसका अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है, प्रक्षेप जाल कहा जाता है। इनकी लंबाई में कमी नहीं आती, लंबाई समान बनी रहती है, ध्यान रखिएगा, समान बनी रहती है, बनी रहती है। लंबाई क्या है, समान बनी रहती है, इसको ध्यान रखिएगा, समान बनी रहती है। लेकिन 20 की दूरी में कमी आती है, क्या आती है, लेकिन 20 की दूरी में, 20 की दूरी में क्या आती है, कमी आती है, कमी आती है। किसके में, देशांतर में। अगर अक्षांश में पूछेगा तो अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ाया था आपको, देखो जब इक्वेटर से पोल की तरफ को जाओगे तो इनकी लंबाई में कमी आ रही है, और 20 की दूरी क्या होती है, समान बनी रहती है। जबकि ये वाली जो होती है देशांतर रेखाएं, देखो ये ऐसे आती हैं, ये लंबाई इनकी समान है, लेकिन बीच की दूरी, जब आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे, देखो एक बिंदु से निकलनी है, तो बीच की दूरी क्या होती है, इनकी कम होते जाती है। लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या है कि लंबाई में फर्क पड़ रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ को जाओगे तो लंबाई कम हो जाएगी, बीच की दूरी समान रहती है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, यही प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, अब उपरोक्त में से फिर से देखो, प्रश्न में यहां जाना है पहले कि भाई प्रश्न कहां पर है, वहां पर कह रहा है कौन सा कथन गलत है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, देखिए अब यहां आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को पकड़ना है। तो अब चलिए ऊपर से, अब आप पहले गलत देखेंगे। देखो अपलेशियन एवं डिलामर हिल वलित पर्वत के उदाहरण है। अब आपने अपलेशियन और डिलामर हिल के बारे में पढ़ा होगा तो आप स्पष्ट कर पाएंगे इसको। फिर दूसरा कह रहा है स्याराने वादे एवं वासजेज भ्रंशोत पर्वत है के उदाहरण है। फिर तीसरा आ रहा है 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कटमई ज्वालामुखी के क्षेत्र में। प्रश्न क्या पूछा है, गलत। अब यहां पर गलत देखो, 10 सहस्त्र धूम्र घाटी बिल्कुल कटमई वाले क्षेत्र में है, तो तीसरा तो सही है। और स्याराने वादे और वासजेज जो है भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल है। तो हमने भ्रंशन क्रिया आपको पढ़ाई थी और भ्रंश द्वारा स्थलाकृति का बात किया था। तो यहाँ 2 पर्वत बनते थे, एक हौस्ट पर्वत और एक बनता था आपका ब्लॉक पर्वत। तो ये स्याराने वादे और वासजेज जो है ये ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं, तो भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल है, सही है। और धूम्र घाटी भी सही है। तो अपलेशियन और डिलामर हिल की बात आ रही है, क्या ये वलित पर्वत है, नहीं। वलित पर्वत का मतलब उसने यहां पर स्पष्ट नहीं कर रखा है कि वलित पर्वत का मतलब कौन से। तो स्टेटमेंट देखो कौन सा गलत है,
सी ओनली फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक कथन कारण के संदर्भ में पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूरा नहीं लिख रखा है, कथन एवं क्या है ये कारण। अब देखो पहला कथन क्या कर रहा है, ज्वालामुखी भूकंप वलित पर्वत के लिए अंतर्जात बल उत्तरदायी होता है, और फिर कह रहा है अंतर्जात बल क्षैतिज रूप से कार्य करते हैं। अब ये अंतर्जात बल क्या है, जिसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये अंतर्जात बल होता है, जैसे सतह है आपकी सरफेस, सतह से जब आप नीचे की ओर जाएंगे 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। जैसे ही आप 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में पहुंचते हैं तो ऐसे में चट्टानें क्या कर जाती हैं, मेल्ट कर जाती हैं, पिघल जाती हैं, तो यहाँ हॉट स्पॉट बनते हैं। क्या बनते हैं, हॉट स्पॉट। अब इस हॉट स्पॉट से एनर्जी वेव्स आती हैं, इन्हीं को कहा जाता है, हालांकि आगे प्रश्न भी है फिर भी देख लेते हैं, इनको कहते हैं संवहनिक ऊर्जा तरंग। अब ये जो है क्या कर रहा है, देखो ज्वालामुखी भूकंप वलित पर्वतों के लिए अंतर्जात बल उत्तरदायी होते हैं, यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ को कार्य कर रहा है उसको अंतर्जात बल कहा जाता है। बिल्कुल ये आएगा तो यहाँ टक्कर होगी तो भूकंप होता है, अर्थक्वेक, और ये तोड़ के बाहर आ जाएगा तो यही मैग्मा क्या होता है, सतह के बाहर जमना शुरू हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ज्वालामुखी। अब इसी के कारण क्या होती है, कुछ प्लेटों की मूवमेंट होती है, या कहीं पर टक्कर हो रही होती है, या कहीं से प्लेटें हट रही होती है। जहां पर प्लेटें टकराती हैं तो वहां पर ही वलित पर्वतों का निर्माण होता है, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, कथन कारण ठीक है। अब दूसरा, अंतर्जात बल क्षैतिज रूप से कार्य करता है। अगर अब क्षैतिज का मतलब क्या है, ये जहां धरातल और आकाश मिलते हैं उसको क्षैतिज, ऐसे क्षैतिज यानी क्या, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये क्षैतिज रूप से कार्य कर रहा है क्या, ऐसे नहीं, ये क्या कर रहा है, देखो ऐसे ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ये जो है लंबवत कार्य कर रहा है, देख रहे हैं, तो लंबवत, तो स्टेटमेंट दूसरा गलत। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए सही है, आर गलत है, तो आंसर ये। अब नीचे आपको इनके बारे में विचार करना ही नहीं है, तो क्योंकि यहां पर आपने उस चीज को स्पष्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। अब ये कास्ट स्थलाकृतियां क्या होती हैं भैया, देखो सही है पूछ रहा है, पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूं कास्ट स्थलाकृति क्या है। कास्ट स्थलाकृतियां स्थल मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। क्या कह रहा है, कास्ट स्थलाकृतियां स्थल मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, और स्टेटमेंट देखना है आपको सही, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो, डोलाइन पोलजे कास्ट स्थलाकृतियों के उदाहरण है, ये सही है। तीसरा, कास्ट स्थलाकृतियां अवसादी चट्टानों पाई जाती हैं, ये 2 और 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। देखिए डी, फर्स्ट में आंसर नहीं दे रखा, देखो जानबूझ के बना रखे हैं, आप फर्स्ट सेकंड में लगा दो। अब ये क्या कर रहा है, कास्ट स्थलाकृतियां क्या होती हैं, कास्ट स्थलाकृतियां जब चट्टानें क्या हो, अवसादी हो, सेडिमेंट्री, और यहाँ क्या हो, चूना प्रधान संरचना पाई जाए, क्या हो, चूना प्रधान संरचना हो, ऐसे में वर्षा वाले क्षेत्र हो, तो यहाँ पर वर्षा गिर रही हो, तो ये जल के ध्रुवण क्रिया के माध्यम से जो अंदर स्थलाकृतियां बनती हैं, यानी स्थल मंडल के नीचे जो स्थलाकृतियों का विकास होता है उनको कहते हैं कास्ट स्थलाकृतियां। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, डोलाइन पोलजे, ये इसके उदाहरण हैं, और किसमें पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री। नेक्स्ट, अब प्रश्न है देखो, सिस्मोग्राफिक तरंग के बारे में निम्न में से, फिर से देखिएगा यहां स्टेटमेंट पकड़ना है आपको, सही कौन सा है। देखो अब आ रहा है, सिस्मोग्राफिक तरंगों की उत्पत्ति भूकंप मूल से होती है, क्या कह रहा है, फिर कह रहा है प्राथमिक तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, और तीसरा कह रहा है प्राथमिक तरंगों की गति प्लास्टिक दुर्बल मंडल में ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब देखो भैया, वही चीज जो ये आपकी सतह थी, सतह से नीचे जाएंगे 32 मीटर तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि, ऐसे में हमने क्या कहा था, 100 से 200 किलोमीटर में चट्टानें मेल्ट कर जाती हैं, हॉट स्पॉट। अब इस हॉट स्पॉट से जो है एनर्जी वेव्स निकलती हैं, एक होती है पी वेव्स, एक होती है एस वेव। अब जहां से ये उत्पन्न होती है उसको कहते हैं भूकंप मूल, फोकस पॉइंट। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, सिस्मोग्राफिक तरंगों की उत्पत्ति कहां से होती है, भूकंप मूल से होती है, तो ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, प्राथमिक तरंगें अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ का मतलब होता है ऐसे दबाव बनाने वाले तरंग, ठीक है। हाँ, प्राथमिक तरंगों की विशेषता यही होती है, यह सर्वप्रथम उत्पन्न होती है और ये अनुप्रस्थ प्रकार की ही होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दबाव वाली तरंग। फिर क्या कर रहा है, प्राथमिक तरंगों की गति प्लास्टिक मंडल
प्लास्टिक दुर्बल मंडल यानी जिसको एथनोस्फीयर कह रहे हैं, उसमें क्या होती है, कह ये ज्यादा होती है, ऐसा नहीं होता है। इस पी वेव की विशेषता होती है ठोस एवं द्रव दोनों में गति करती है, लेकिन लिक्विड वाले लेयर में इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जब आप अर्थ की जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहला लेयर को कहा जाता है भूपटल क्रस्ट, और ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसको कहते हैं मेंटल, और जो आंतरिक पार्ट है इसको कहा जाता है कोर। और इस मेंटल के ऊपरी भाग में यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर में एक अर्ध तरल अवस्था में एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम ही है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। क्या है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल, एथनोस्फीयर। ये क्या है, सेमी लिक्विड है, अर्ध तरल अवस्था में है। तो ये क्या कर रहा है भैया, हमने क्या कहा है, लिक्विड में गति थोड़ी कम हो जाती है, यहां तो कह रहा है ज्यादा हो जाती है, ज्यादा नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, तो तीसरा को काटो, तीसरा कटा, आंसर 1 और 2 सही कथन का चुनाव करना था आपको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से एक कथन है, उसको आपको क्या करना है, सही। देखो भैया क्या कर रहा है, अपक्षय एक गद्यात्मक प्रक्रम है। अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपको रुला देंगे, वाक्य में रुला देंगे। अपक्षय एक गद्यात्मक नहीं, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रम है, रुका हुआ, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा, चट्टानों में क्या होता है, विखंडन एवं विघटन होगा, लेकिन चट्टानें जो टूटेंगी, टूटने के बाद उसी स्थान पर क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, तो गद्यात्मक नहीं है। फिर क्या करा है, अपक्षय द्वारा मिट्टी में खनिज तत्वों का विकास होता है। चलो इसकी बात करेंगे, फिर पहले ये 2 स्टेटमेंट भी देख लें। अपक्षय के लिए नदियां, पवन, समुद्री तरंग उत्तरदायी होती है। जब जब ये स्थैतिक प्रक्रम है तो ये तो जो है अपर्दन होता है, अपर्दन। तो अपर्दन क्या है, एक आपका गद्यात्मक प्रक्रम था, डायनेमिक प्रोसेस है। कौन सा वाला, अपर्दन। इसमें क्या होता है, विखंडन प्लस विघटन प्लस परिवहन, और ये परिवहन वाले जो ट्रांसपोर्ट साधन हैं यही हैं, कौन सा, नदियां, पवन, समुद्री वेव्स। यानी ये क्या करते हैं, तोड़ने के बाद किसी दूसरी जगह जाके इनको क्या कर देते हैं, नीचे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब उसमें से क्या कर रहा है, उपरोक्त कथन सभी क्या है, सत्य हैं। क्या सभी सत्य हैं, नहीं, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। तो ये अपक्षय द्वारा मिट्टी में क्या होता है, खनिज तत्वों का विकास होता है। जब चट्टानें टूटेंगी तो टूटने के बाद इसमें जो यहाँ पर ये अपक्षय भी 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक, एक रासायनिक, एक जैविक प्रकार का। जब रासायनिक होगा तो यहाँ पर चट्टानों मान के चलिए कि आयरन की है या एल्युमिनियम की है, तो वो टूटने के साथ क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, अपक्षय द्वारा मिट्टी में खनिज तत्वों का क्या होता है। नेक्स्ट, अब जो है फैक्ट वाले हैं। देखो, निम्न में से कौन सी शिलाकृति पवन द्वारा निर्मित होती है। क्या कहा, निम्न में से कौन सी शिलाकृति पवन द्वारा निर्मित होती है। अभी हमें YouTube की इजाजत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे प्रश्न जो है क्यों ला रहे हैं भाई, ये तो हमसे करवाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि हमारा जो है चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तो YouTube हमको लाइव आने की परमिशन जिस दिन दे देगा उस दिन आपसे ही ये प्रश्न हम क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। लेकिन अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सर जो है क्वालिटी क्या दे सकते हैं आपको। अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी तो इसको क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मुझे लाइव आने दीजिए, और लाइव में आपके साथ में जब पूरा पेपर डिस्कस करूं तब आएगा असली मजा। तो इसके लिए क्या है, इसलिए मैं अभी आपको यही करा पाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मुझे लाइव आने की परमिशन मिल जाएगी उस दिन आपको पूरा पेपर सेट, ऐसे ही प्रश्न बल्क में मिलेंगे, एग्जाम में जो भी प्रश्न आ जाएगा आप सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या करा है, निम्न में से कौन सी शिलाकृति पवन द्वारा निर्मित है। इंद्रम है क्या, इंद्रम बनता किससे है भैया, नदी द्वारा है। तो अब इंद्रम जानते हैं आप, एक अपर्दन चक्र की आपने संकल्पना पढ़ी होगी, अपर्दन चक्र की संकल्पना। और ये अपर्दन चक्र की संकल्पना 2 साहब जुड़ते हैं, डेविस एवं पैक, डेविस एवं पैक। ये आंध्र प्रदेश में नदी को क्या कहते हैं, अपर्दन के लिए जिम्मेदार। जैसे इसमें क्या है, ये जो शिलाकृति बनती है इस टाइप की बनती है। जैसे ये पर्वत था, इस पर्वत को नदियां तब तक काटते रहेंगी क्या रहें जब तक इसको समतली मैदान ना। तो इसमें जो ये चट्टानी ये बंदे हैं ना, ठोस टिले, इन्हीं को कहा जाता है इंद्रम, ये नदी द्वारा है। फिर मोनेनॉक, ये देखो, अब एक ने डेविस ने इसको जो है मोनेनॉक कहा है और पैंक साहब ने इसको क्या कहा है, इंड्रम कहा है। ठीक है, इसी को मोनेनॉक भी कहा जाता है, मोनेनॉक, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इंड्रम, जो ये शिलाकृति बन रही है। तो ये भी नदी द्वारा है।
अब फिर तीसरा आ रहा है इसेल वर्ग। अब इसेल वर्ग आपको नहीं पता होगा, पहले इस पर छोड़ देते हैं। पहले यू आकार की घाटी, ये तो पता होगा, ये भी नहीं है आंसर। तो यू आकार की घाटी जो बनाती है वो हिमानी बनाती है, यानी हिमानी का मतलब ग्लेशियर। क्या बनाते हैं? तो इनसेल वर्ग जो है वो भी सेम आकृति होती है, लेकिन ये मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु बनाती है। सेम आकृति है इसी टाइप का। मरुस्थल में जितना उड़ा सकती थी उड़ा दी, तो जिसमें मरुस्थल में चट्टानी ठोस टीले बच जाते हैं तो उनको कहा जाता है इनसेल वर्ग। तो इसमें क्या करा है, पवन द्वारा जो निर्मित है वो आंसर होगा आपका सी, इनसेल वर्ग। अब आ जाओ 9वां प्रश्न। अब देखो फिर से क्या पढ़ना है आपको, गलत। अब देखो, मर्केटर प्रक्षेप में मानचित्र की आकृति तो शुद्ध होती है किंतु क्षेत्रफल अशुद्ध होता है। अब मर्केटर के बारे में जब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पढ़ती हैं तो वहां पर हम बात को स्पष्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट जहां तक है मेरे हिसाब से, अभी मेरे हिसाब से क्या, सबके हिसाब से, मेरे हिसाब से ही सही है, ठीक है। दूसरा, ध्रुवों पर द्वीप एवं महाद्वीप, आइलैंड एंड कंटिनेंट, वास्तविक क्षेत्रफल से बड़े दिखाई देते हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत को अगर हम क्या करें, विषुवत रेखा पर लाने पर देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, भारत को हम जो है क्या करें, इक्वेटर में लाए, क्या देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी? पहले हम गलत कथन का चयन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? प्रक्षेप। ये भी 3 के 3 ठीक है, और जो राइट आंसर है वो है आपका सी। अब देखो, पहली चीज ये ध्यान रखिए, मर्केटर जो प्रक्षेप है ना वो होता है वॉल मैप। स्पष्ट कर देता हूं, वॉल मैप। वॉल मैप का मतलब क्या है? दीवारी मानचित्र। दीवारी मानचित्र का मतलब इसको कागज में बनाया जाता है, ऐसे देखो। अब यहाँ पर हमने क्या कर लेते हैं, 0 डिग्री कर लेते हैं, फिर हम ऐसे करके 1 2 3 180 तक ऐसे दिखाते हैं, और ऐसे ही वेस्ट की तरफ को भी 180 तक दिखाते हैं। अब मान के चलिए कि भाई यहाँ पर हमने ये रशिया बना लिया, रूस। अब रूस जो मानचित्र में जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये फ्लैट मैट है। जब इसको ही आप जो है ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे तो ये सिमटते हुए छोटा हो जाएगा। तो पहले क्या करा, मर्केटर प्रक्षेप में मानचित्र में आकृति तो शुद्ध होती है लेकिन क्षेत्रफल अशुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। ये शुद्धता जो है पोल की तरफ को कम होते जाती है। दूसरा, ध्रुवों पर द्वीप एवं महाद्वीप वास्तविक क्षेत्रफल से बड़ा दिखाई दे रहे हैं, देखो अभी रशिया वाला दिखा दिया। तीसरा क्या कहा, भारत को जब हम इक्वेटर पर लाएंगे तो देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। अब भारत की स्थिति अगर आप देखें, इस 0 डिग्री से यहां पर है, अभी तो ये बराबर जैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब इस पोल के हिसाब से चलोगे, देखो इस मैप के हिसाब से, ये है भारत की स्थिति। अब देखो यहाँ 0 डिग्री, अब देखो यहाँ पर जो है ये संख्या बढ़ेगी, और ये एक ही पॉइंट से निकलते हैं, तो यहाँ संख्या कम हो जाएगी। क्या, विश्वोत्तर पर लाने, जब आप इक्वेटर पर भारत को लाओगे तो देशांतर रेखाओं की संख्या में क्या होगी, कमी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होती है। और पोल की तरफ को जब इसको मूव कराओगे तो संख्या बढ़ जाएगी। जब पोल में ले जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएंगे, लेकिन अक्षांशों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इक्वेटर ले जाइए, चाहे आप उसको नॉर्थ पोल ले जाओ, चाहे कर्क रेखा पर रखें, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमने क्या कहा, समान होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इनमें फर्क पड़ता है, अगर इक्वेटर में लाओगे तो संख्याएं कम होंगी, पोल की तरफ को ले जाओगे तो संख्या बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट क्या बताना था, गलत, तो गलत यही है। अब आज का लास्ट प्रश्न, ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी से थे 10 क्वेश्चन। अब अगली सीरीज में हम लाएंगे आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी से, फिर ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही पूछ रहा है, फिर से ध्यान रखिएगा। प्लेट टेक्टोनिक, अब स्थल मंडल में गतिशील भूखंड को प्लेट कहते हैं, ठीक है। बड़ी प्लेटों की संख्या 10 है, नहीं, ये गलत है। बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है। प्लेटों में गतिशीलता का कारण संवहनिक तापीय ऊर्जा तरंग है, अभी बताया था हमने, ये भी ठीक है। देखो अब सही पूछ रहा है तो 2 स्टेटमेंट सही मिल चुके हैं आपको। अब जहां पर अगर आपको गलत दिखाई दिया है तो वैसे 2 को काट दोगे तो आंसर 2 में से एलिमिनेट, ये तो और ये दोनों तो आंसर नहीं है, एलिमिनेट हुए। अब आपको इन दोनों में विचार करना है। देखो अब क्या कहा, प्लेटों में गतिशीलता का कारण ही संवहनिक तापीय ऊर्जा तरंग है, तो ठीक दिखाई दे रहा है। तो आंसर तो आपको मिल चुका है 1 और 3। और ये संवहनिक तापीय ऊर्जा तरंग सिद्धांत की किसकी बात कर रहा है, हेरी-हेंस ने नहीं दे रखा है। ये किसने दे रखा है, होम्स ने दे रखा है। होम्स का सिद्धांत है, किसका है, होम्स का, जो अभी हमने बताया था। और हेरी-हेंस का जो सिद्धांत है वो है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, यानी सी फ्लोर एक्सटेंशन थ्योरी। किसकी है ये हेरी-हेंस की है, ये होम्स साहब। होम्स साहब क्या कहते हैं, जैसे ये स्थल मंडल है, देखो ठीक है। अब ये स्थल मंडल देखिए,
ये महाद्वीप वाला, ये महासागर वाला। जैसे जैसे सतह से नीचे की तरफ को जाएंगे 100 से 200 किलोमीटर में चट्टानें मेल्ट हो जाएंगी। हॉटस्पॉट, इस हॉटस्पॉट से जो एनर्जी वेव से निकल रही है इन्हीं को कहा जाता है संवहनिक ऊर्जा तरंग। अब ये जो क्षेत्र है ना, जो स्थलमंडल, इसी को कहते थे प्लेट। क्या नाम दिया? टूजो विल्सन साहब ने इसको क्या नाम दिया है? प्लेट। वो क्या कह रहे हैं? स्थलमंडल में गतिशील। अब ये गतिशील है, गतिशील किसके कारण है? जो ये संवहनिक ऊर्जा तरंग आ रही है। गतिशील भूखंड को क्या कहते हैं? प्लेट। ठीक हो गया। अब प्लेटों की संख्या की बात आएगी जब हम आपको जियोमॉर्फोलॉजी कभी पढ़ाएंगे प्लेट गठन सिद्धांत में, तो 7 है बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें हैं। फिर नासा के अनुसार वर्तमान में क्या है? इनकी संख्या 120 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो दूसरा विकल्प। अब प्लेटों में गतिशीलता का कारण बताया। देखो, इसकी गतिशीलता का कारण क्या है? तापीय ऊर्जा। और सिद्धांत किसने दिया कर रहे हैं? ये होमसाप्स का था, हरिहंस का नहीं है। तो हरिहंस का क्या था? सी फ्लोर एक्सटेंशन थ्योरी थी। कैसा लगा आपके क्वेश्चन? तो कमेंट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन पसंद आए तो हम अगले चैप्टर अब जलवायु विज्ञान से आपके लिए क्या लाएंगे? प्रश्न लाएंगे। लेकिन क्या कहा हमने? अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो ताकि आपको क्या हो? इसका बेनिफिशियल हो। और जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो वो क्या करें? पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो से ये होगा कि आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। व्यूज यूज के लिए कोई काम नहीं करना है। ठीक है, करना है तो सब्सक्राइब बढ़ाइए, अपना जो है फायदा उठाते जाइए। आप इसमें क्या कीजिए? कमेंट कीजिए अगले सीरीज के लिए किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन चाहिए, उसी चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन भी बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।